स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम इन केडी क्लासेस। बेटा, जो हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी की यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट जो टॉपिक था या जो चैप्टर था इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, वो हमने बात कर ली थी। आज जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो 12th बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ामिनर उठाता है। तो आपको इस चैप्टर को बड़ा ही कॉन्शियस होकर, बड़ा ही केयरफुल रहकर देखना है, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और अच्छे से लर्न करना है, जो आप हमेशा करते ही हैं। ठीक है बेटा, तो आज का जो अब टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हमें बात करनी है, जिसमें सबसे पहले ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन आती है। क्या? द सिस्टम ऑफ बॉडी इन विच complex food material is converted into simple and absorbable substance by their enzymatic hydrolysis is known as digestive system। क्या कह रहा है? एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में क्या किया जा रहा है, जिस सिस्टम में ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, जो आपके दिमाग में बहुत बार आता रहता है। क्या सर, डाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही क्या है, क्यों ज़रूरत है हमें डाइजेशन की? तो देखिए बेटा, हमारा जो फूड रहता है वो रहता है कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स होता है तो इसको हमारी जो इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी कॉम्प्लेक्स कंडीशन में। और यदि कॉम्प्लेक्स नहीं कर पाए, जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको एब्जॉर्ब यदि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं कर पाएगी, तो क्या रहेगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड तक नहीं पहुंचेंगे, ब्लड तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारी सेल्स तक नहीं पहुंचेंगे, सेल्स तक नहीं पहुंचेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो क्या रहेगा? इसलिए नेचर ने क्या किया है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया। सिंपल भी कौन सा सिंपल? ऐसा सिंपल जो एब्जॉर्ब किया जा सके, एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्ब किया जा सके, ऐसे सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। और किसकी हेल्प से किया जाएगा? तो वो किया जाएगा एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। वो किसकी हेल्प से किया जाएगा? एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से किया जाएगा। तो ये सारे काम जिस सिस्टम में होंगे उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से डाइजेशन की डेफिनेशन आती है। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस बाय देयर एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। तो इस फूड को सिंपल एब्जॉर्ब सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डाइजेशन कहेंगे। और ये प्रोसेस जहाँ होती है, जिस सिस्टम में होती है, उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। ठीक है बेटा, ये सब बातें आपने थोड़े से स्मॉलर लेवल पे 10th क्लास में कर रखी है, सभी स्टूडेंट्स ने आई होप पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत हम यहाँ इसको थोड़ा सा हाइयर लेवल पे लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सी दो स्ट्रक्चर हैं हमारी? एक है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरी है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल वो जगह रहेगी, एक गट होगी, एक ट्यूब होगी, जहां पर क्या होगा? डाइजेशन की प्रोसेस होगी। और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करेंगी? ये ग्लैंड्स डाइजेशन के लिए जो जूस रिक्वायर्ड है, जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे सब्सटेंस जिनकी हेल्प से डाइजेशन की प्रोसेस होगी, उनको सिक्रीट करने का, उनको रिलीज करने का वर्क करेंगी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और एलिमेंट्री कैनाल में ये डाइजेशन की प्रोसेस होगी, ये हमें याद रखना है। अभी हमें पहले जो है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करनी है, उसके बाद हम बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। देखिए बेटा, दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें रहती है, आपको मैं बताऊं। एक होता है एनाटॉमी, एक तो होता है एनाटॉमी और एक होता है फिजियोलॉजी। ठीक है, अब एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब क्या है
कि आप किसी ऑर्गन, किसी टिश्यू की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो किस किस से मिलकर बना हुआ है, क्या उसकी शेप है, वो सब यदि आप बातें करते हैं, इसका मतलब आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जब आपने ये सब पढ़ लिया, उसके बाद आप ये पढ़ते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्गन, इस पर्टिकुलर टिश्यू में कौन सा वर्क होगा, किस तरह से होगा, क्या क्या केमिकल्स इन्वॉल्व होंगे, क्या वर्क, क्या प्रोसेसेस होंगी। तो यदि आप उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम फिजियोलॉजी कहेंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम की या एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, अभी हम एलिमेंट्री कैनाल की एनाटॉमी के, अभी हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। डाइजेशन जो है उसका, फिजियोलॉजी जो है वो भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन अभी बात सिर्फ और सिर्फ किसकी करनी है, हमें एनाटॉमी की। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ओरिजिन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए, कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो जब डिवेलप होती है तो उसमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, जब एलिमेंट्री कैनाल डिवेलप होती है तो उसमें एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दोनों का ही पार्टिसिपेशन रहता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन से पार्ट को एक्टोडर्म बनाएगी, कौन से पार्ट को एंडोडर्म बनाएगी, मैं आपको बताऊं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी हार्ड प्लेट है, जो हमारी हार्ड प्लेट है, उस हार्ड प्लेट को बनाएगा, और जो हमारा एनल कैनाल से लेकर एनएस तक का जो पार्ट है उसे एक्टोडर्म बनाएगा। देखिए इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, हार्ड प्लेट, हार्ड पैलेट होगा बेटा, ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, पैलेट, हार्ड पैलेट एंड फ्रॉम एनल कैनाल टू एनस। हमारे माउथ जो है, माउथ में ब्यूकल कैविटी होती है, उस ब्यूकल कैविटी की जो रूफ होती है, जो छत होती है, उसका जो हार्ड पार्ट होता है जिसे हम हिंदी में तालू कहते हैं। अब ये तालू जो है, ये जो पैलेट है, इसके दो पार्ट होंगे, एक हार्ड पैलेट एंड एक सॉफ्ट पैलेट, जो हम ही आज के ही लेक्चर में बात करने वाले हैं, इसी लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो उस पैलेट का जो हार्ड पैलेट है और एनल कैनाल से लेकर एनस तक का जो पार्ट रहता है, एनल कैनाल से एनस तक का जो पार्ट रहता है, इन दोनों को डिवेलप करने में एक्टोडर्म का रोल रहता है। किस किस को एक्टोडर्म, किस किस से डिवेलप, एक्टोडर्म से कौन कौन डिवेलप होगा, हार्ड प्लेट एंड एनल कैनाल टू एनस वाला जो रीजन है ये डिवेलप होगा एक्टोडर्म से, और सॉफ्ट पैलेट जो है, ठीक है ना, सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम तक का जो पार्ट है वो डिवेलप होगा एंडोडर्म से। मींस आप ये समझिए, देखिए बेटा, मान लीजिए ये हमारी जो गट है, उस गट को हमने एक ऐसे सीधा ट्यूब की तरह बना दिया। ठीक है, एक सीधे ट्यूब की तरह बना दिया। इस ट्यूब में हमने ये दो ब्लू कॉर्नर्स दिखाई हैं। तो देखिए बेटा, हमने क्या पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में कि हार्ड पैलेट, आपको याद रखना है ब्यूकल कैविटी में हार्ड पैलेट सबसे आगे होती है। ठीक है, हार्ड पैलेट सबसे आगे होती है, और उसके बाद एनल कैनाल टू एनस ये सबसे लास्ट होते हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट जो है, मतलब जो स्टार्ट वाला पार्ट है और जो लास्ट वाला पार्ट है, ये एक्टोडर्म से बने हैं। हार्ड पैलेट के बाद सॉफ्ट पैलेट आता है, हार्ड पैलेट के बाद सॉफ्ट पैलेट आता है। तो सॉफ्ट पैलेट से लेकर रेक्टम वाला जो पार्ट है उसको डिवेलप कौन कर रहा है, उसको डिवेलप कर रहा है एंडोडर्म। ठीक है, तो रेड वाले पार्ट को डिवेलप कर रहा है एंडोडर्म, एंड जो हमारा ब्लू कलर वाला पार्ट है इसे डिवेलप किया जा रहा है एक्टोडर्म की हेल्प से, इसे डिवेलप किया जा रहा है एक्टोडर्म की हेल्प से, एक्टोडर्म। क्लियर है बेटा सभी के? ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर क्या है। एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक ये फैली हुई रहती है। ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग कोइल्ड मस्कुलर ट्यूब। सभी को पता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो लॉन्ग होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो
4.5 मीटर के अप्रोक्स रहती है, ठीक है, जिसमें ऊपर ये यहाँ से यहाँ इस रीजन में तो ये ट्यूब की तरह रहती है, नीचे वाला जब ये रीजन आ जाता है एब्डोमिनल पार्ट तो इसमें ये कोइल्ड हो जाती है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब, ठीक है। इट्स लेंथ इज अबाउट 4.5 मीटर्स, इसकी लेंथ कितनी है 4.5 मीटर है लिविंग में, लेकिन जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद इसकी लेंथ हो जाती है 7 to 8 मीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या बताया मैंने कि जब एक पर्सन जिंदा है, लिविंग है, तो उसकी जो लेंथ रहेगी एलिमेंट्री कैनाल की ये 4.5 रहेगी, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो वही एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ 7 to 8 मीटर तक चली गई। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उसके सारे के सारे ऑर्गन, सब सारे के सारे जो टिश्यूज हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जब रिलैक्स हो जाते हैं तो वो फैल जाते हैं, फैलते हैं तो लेंथ इंक्रीज हो गई। इसीलिए एक पर्सन की जब डेथ हो जाती है तो उसकी हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, उसकी नॉर्मल हाइट से वो थोड़ा सा लंबा दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि बॉडी रिलैक्स हो गई तो उसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ गई। ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल है, 4.5 मीटर थी लेंथ, लेकिन जब पर्सन की डेथ हुई तो लेंथ हो गई 7 to 8 मीटर। क्लियर है? फिर हमारे पास आता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है, इस एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले माउथ है, फिर ब्यूकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है, और एनएस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल की लास्ट ओपनिंग होती है। फर्स्ट ओपनिंग माउथ है, लास्ट ओपनिंग एनएस है। ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में होंगे, इनके बारे में हमें बात करनी है। तो चलते हैं आगे। सबसे फर्स्ट माउथ एंड ब्यूकल कैविटी, माउथ एंड ब्यूकल कैविटी। तो देखिए माउथ जो है, माउथ की डेफिनेशन क्या है? माउथ इज एन अपर्चर सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप, ठीक है। माउथ जो है वो एक गैप है, एक द्वार की तरह, गेट की तरह वर्क कर रहा है, और उसको कवर किसने कर रखा है? उसको कवर कर रखा है अपर एंड लोअर लिप्स ने। अपर और लोअर लिप से मिला हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे हम माउथ कह रहे हैं। माउथ आगे की तरफ ओपन हो जाएगा ब्यूकल कैविटी में, ठीक है। जो हमारी माउथ की जो अंदर एक कैविटी बनी हुई है, जिसे हम नॉर्मली स्टूडेंट्स ओरल कैविटी कहते हैं, लेकिन ये गलत है। ओरल कैविटी अलग होती है, ब्यूकल कैविटी अलग होती है, ठीक है। तो ब्यूकल कैविटी में ओपन हो जाएगा, माउथ के अंदर की तरफ जो कैविटी प्रेजेंट है वो ब्यूकल कैविटी है। नेक्स्ट पॉइंट यही है हमारा, क्या कि माउथ ओपन्स इनटू ब्यूकल कैविटी, माउथ ओपन्स इनटू ब्यूकल कैविटी। अब ब्यूकल कैविटी दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। आप अपने मुंह की तरफ एक्सपीरियंस कीजिए, आप अपने मुंह को देखिए, देख तो नहीं पाएंगे सॉरी, लेकिन आप अपने आप को फील कीजिए कौन कौन से पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही आपके लिप्स के अंदर वाली जो ये कैविटी है, जो ये स्पेस है, इस पूरे स्पेस को हमने क्या कह दिया है? ब्यूकल कैविटी कह दिया है। अब ब्यूकल कैविटी के हमारे पास टू पार्ट्स हैं, एक है ब्यूकल वेस्टिब्यूल, एक है ओरल कैविटी। अब ब्यूकल वेस्टिब्यूल कौन सा है और ओरल कैविटी कौन सा है? देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं बेटा, आप जब अपने माउथ को पूरा क्लोज कर लेते हैं, दोनों जॉज को जब आपस में मिला लेते हैं, चिपका लेते हैं, तो जो दांतों के बीच का जो एरिया है, टीथ के बीच का जो एरिया है ना, ओपन स्पेस, उसे हम ओरल कैविटी कहेंगे। और टीथ के बाहर जो एरिया रह गया, टीथ और हमारे चिक्स के बीच का जो एरिया रह गया, गाल और टीथ के बीच का जो एरिया रह गया, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे? ब्यूकल वेस्टिब्यूल कहेंगे। देखिए ये जो है ना, ये यहाँ वाला ये एरिया, इस डायग्राम में आप देखिए, इस ये जो यहाँ वाला एरिया रहेगा, टीथ के बाहर वाला एरिया, इसे हम ब्यूकल वेस्टिब्यूल कहेंगे, ठीक है। और टीथ के अंदर वाला ये जो इतना एरिया है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ओरल कैविटी कहेंगे। ब्यूकल वेस्टिब्यूल में क्या कह रहा है? देखिए, इट इज द पार्ट बिटवीन गम्स एंड चिक, गम्स और चिक के बीच का जो एरिया है वो ब्यूकल वेस्टिब्यूल है। और ओरल कैविटी में क्या कहा जा रहा है? पार्ट सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर जो, अपर और लोअर जो से मिलकर जो पार्ट बन गया, बीच में घिरा हुआ है, उसे हमने कह दिया क्या? ओरल कैविटी। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है देखिए, रेड पॉइंट में जो आपको दिखाई दे रहा है, अपर जो इज नॉन मूवेबल, हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वो हिल नहीं पाता है, ठीक है ना, जबकि लोअर जो है वो मूवेबल होता है। और ये आपको याद ही रखना है
कि स्कल की हमारी एकमात्र ऐसी बोन है, ओनली सिंगल बोन जो मूव कर सकती है, वो कौन सी है? वो हमारी लोअर जो की बोन है, मैग्जिला जिसे कहते हैं। ठीक है ना, लोअर जो की जो बोन रहती है हमारी मैग्जिला, ये मैग्जिला बोन जो है यही मूव कर सकती है, यही जो लोअर जो है ये मूव कर सकता है, अपर जो कभी भी मूव नहीं करता। अब देखिए, ये तो हुआ बात, अभी माउथ कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो ब्यूकल कैविटी की बात हुई। उसके बाद जो ओरल कैविटी थी हमारी, ओरल कैविटी के अंदर बात करें, ओरल कैविटी जो है उसकी जो रूफ है, ओरल कैविटी की जो रूफ है, जो छत है, उसे हम क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं, तालू कहते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, और ये जो पैलेट है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये पैलेट जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, पैलेट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। अब हार्ड पैलेट क्या है देखिए, और सॉफ्ट पैलेट क्या है? हार्ड पैलेट कौन सा है? इट इज फ्रंट पार्ट ऑफ पैलेट, आगे वाला जो पार्ट हमारा रहता है, आगे वाला जो पार्ट हमारा रहता है। जैसे हम बात करें, ये जो हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम में ये जो रहेगा ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा? ये हार्ड पैलेट है। और जब हम आगे इसोफेगस की तरफ, फेरिंक्स की तरफ चले जाते हैं, अंदर की तरफ, तो ये यहाँ वाला जो पार्ट है ये क्या है? सॉफ्ट पैलेट है। आप टच करके भी फील कर सकते हैं बेटा कि जो मैंने आपको डिनोट एरिया किया है, उस एरिया को जब आप टच करेंगे तो ये हार्ड है, ये एरिया क्या है? हार्ड है। लेकिन पीछे वाला एरिया क्या है? सॉफ्ट है। ठीक है ना, तो ये जो फ्रंट पार्ट है, आगे वाला जो पार्ट है, इसे हम हार्ड पैलेट कहते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ बोन्स, मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन्स। ठीक है, इट इज फ्रंट पार्ट ऑफ पैलेट मेड अप ऑफ मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन्स। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट आता है इसी में, इन हार्ड पैलेट सम वर्टिकल आउटग्रोथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? हार्ड पैलेट में आप देखोगे, आप फील कर सकते हो, आप उसको अच्छे से रियलाइज कर सकते हो कि जो आपका आगे वाला हार्ड पैलेट वाला पार्ट है, इसमें आपको हल्की 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 क्या आउटग्रोथ दिखाई दे रही हैं, जिन्हें आप फील कर सकते हैं। हाथ लगाते हैं, आपको यहाँ से रफ दिखाई देता है हार्ड पैलेट वाला एरिया। तो ये जो यहाँ पर आउटग्रोथ हैं, इन आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? पैलेटाइन रूगी, पैलेटाइन रूगी। ठीक है ना, इन हार्ड पैलेट सम वर्टिकल आउटग्रोथ आर प्रेजेंट कॉल्ड पैलेटाइन रूगी विच स्टॉप्स द फूड। अब उसका फंक्शन क्या है पैलेटाइन रूगी का? कि ये क्या करेगी? ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी, रफ एरिया है ना, तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा कि फूड जो है वो ओरल कैविटी में कुछ टाइम के लिए स्टॉप रह सकता है, अकॉर्डिंग टू अवर विल। हम जब तक चाहते हैं तब तक वो रहेगा, स्लिप नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा वहाँ, विच स्टॉप्स द फूड फ्रॉम escaping आउटसाइड द ओरल कैविटी। ठीक है ना, तो ये जो पैलेटाइन रूगी जो हार्ड पैलेट में प्रेजेंट है, ये क्या करेगा? फूड को ओरल कैविटी से escape होने से प्रिवेंट करेगा, स्लिप नहीं होने देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट क्या है देखिए, इट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, ये पीछे वाला पार्ट है, इट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। ये इनवॉलंटरी मसल्स का बना हुआ होता है, पोस्टीरियर पार्ट है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू तो होगा ही होगा, लेकिन कौन सा एपिथेलियल टिश्यू? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सॉफ्ट पैलेट में जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, अब क्या है देखिए, सॉफ्ट पैलेट is situated in pharynx and divides it into two parts। सॉफ्ट पैलेट जो है वो फेरिंग्स के पास रहती है। सॉफ्ट पैलेट इज सिचुएटेड इन फेरिंग्स एंड डिवाइड्स इट इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स कौन कौन से हो गए देखिए, एक नेजोफेरिंग्स, एक ओरोफेरिंग्स। कैसे मैं आपको बताऊं, ये जैसे मान लीजिए आपका ये ओरल कैविटी है, ये सपोज कीजिए ये हमारी ओरल कैविटी है, ऊपर से ये नेजल पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, ये यूं है मान लीजिए, ये इस तरह से सपोज कीजिए आप। तो देखिए ये मान लीजिए ये नेजल पार्ट है और ये ओरल पार्ट है, और यहाँ ये फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पाथवे रहता है, रेस्पिरेशन और डाइजेशन के लिए कॉमन पाथवे रहता है। तो यहाँ ये जो फेरिंग्स नेजल कैविटी से कनेक्टेड है
वो है नेजोफेरिंग्स, और जो ओरल कैविटी से कनेक्टेड है वो है ओरोफेरिंग्स। ठीक है ना, नेजल कैविटी से जो कनेक्टेड है वो नेजोफेरिंग्स ये वाला, और ओरल कैविटी से जो कनेक्टेड है वो है ओरोफेरिंग्स। ठीक है, ये हुआ हमारा सॉफ्ट पैलेट। हमने माउथ पढ़ा, माउथ के बाद हमने ब्यूकल कैविटी पढ़ा, ब्यूकल कैविटी में ब्यूकल वेस्टिब्यूल, और उसके बाद जो है ओरल कैविटी पढ़ा। ओरल कैविटी में हमने पैलेट को पढ़ा, पैलेट के टाइप्स पढ़े, सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। अब ओरल कैविटी के अंदर ही एक ऑर्गन और प्रेजेंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, टंग। टंग क्या है देखिए, इन बेसल पार्ट ऑफ ब्यूकल कैविटी एन मस्क्यूलर फ्लैट एंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड कॉल्ड टंग। ब्यूकल कैविटी के बेस पार्ट में एक फ्लैट मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम टंग कह रहे हैं। ठीक है, अब सभी को पता है टंग क्या रहती है, टंग फ्री रहती है। आगे वाले पोर्शन से टंग क्या रहती है, फ्री रहती है। देखिए बेटा, जितना हो सके उतना अच्छा बोलना चाहिए, फ्री बोलना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है, अभी मैंने बता दिया है क्या, टंग फ्री है। अब टंग फ्री है ना, तो जितना अच्छा बोलेंगे उतना आपके लिए सेफ है। कई बार क्या होता है बेटा, ये जो टंग है ना, जब ज़्यादा चलने लग जाती है, जब ज़्यादा बोल देती है तो हड्डियाँ भी तुड़वाने का काम करती है। इसलिए आपको याद रखना है, टंग फ्री है तो सोच समझ कर हमेशा बोलना चाहिए। ठीक है, इट इज its front part is free and posterior part is connected with hyoid apparatus. Very important, hyoid apparatus। हायोइड बोन होती है हमारी बॉडी में एक, जो फ्री रहती है, मतलब जो अदर किसी बोन से कनेक्टेड नहीं रहती, उसे क्या बोलते हैं, हायोइड एपरेटस कहते हैं। और हायोइड एपरेटस जो है वो टंग से कनेक्टेड रहती है। मान लीजिए ये हायोइड एपरेटस है, ठीक है, और यहीं से आगे टंग हमारी जो है वो कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो हायोइड एपरेटस से हमारी टंग कनेक्टेड रहती है एक तरफ से, और एक तरफ से टंग जो होती है वो फ्री होती है। मिडल इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग is connected with base of oral cavity by the help of structure called frenulum lingual। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, समझना आप। ये हमारी टंग है, सपोज कीजिए ये टंग है, मस्कुलर टंग, पीछे की तरफ हायोइड एपरेटस से जुड़ी हुई है। यहाँ ये नीचे वाले पार्ट में, इस पोर्शन में आपने फील किया होगा, नोटिस भी किया होगा, ये यहाँ बेसल पार्ट में एक पतली सी टिश्यू से स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना, जुड़ी हुई आप फील कीजिए। टंग का जो नीचे वाला पार्ट है वो एक स्ट्रक्चर टिश्यू से कनेक्टेड है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ये जो टिश्यू है इसे ही हम क्या कह रहे हैं, फ्रेन्यूलम लिंगुअल कहते हैं। ठीक है ना, लिंगुअल या लिंग्विज दोनों नाम इसके लिए यूज लिए जाते हैं। क्या है, मिडल एंटीरियर पार्ट of tongue is connected with base of oral cavity by the help of a structure called frenulum lingual. In pharyngeal part of tongue some small lymph nodes are present। जो टंग का जो pharyngeal part है, फेरिंग वाला जो पार्ट है, फेरिंग्स वाले पार्ट में लिम्फ नोड्स की छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उन छोटी छोटी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स कहते हैं, जो नॉर्मली आप सबने नाम सुना होगा। ठीक है, फेरिंग्स जो हमारी टंग है उसका फेरिंजियल पार्ट में स्मॉल लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहती हैं। ये स्मॉल लिम्फ नोड्स क्या कहलाती है, लिंगुअल टॉन्सिल्स कहलाती है। और जो टंग का फ्रंट पार्ट है उसमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स, मतलब टेस्ट बर्ड्स जो हैं, जो सेंसेशन का वर्क करेंगे टेस्ट का, वो स्ट्रक्चर्स जो हैं आगे टंग में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब ये हुआ हमारा टंग कंप्लीट। टंग के बाद ब्यूकल कैविटी में ही एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट है जो डाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। क्या है, टीथ। टीथ आर एक्टोमीजोडर्मल, मतलब क्या है, टीथ के ओरिजिनेशन में, टीथ के डेवलपमेंट में एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म दोनों ने ही रोल प्ले किया है। ठीक है ना, टीथ के डेवलपमेंट में एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म दोनों ने ही रोल प्ले किया है। अब ज़्यादातर जो टीथ होते हैं हमारे वो डर्मिस से डेवलप होते हैं। ज़्यादातर टीथ किससे डेवलप होते हैं, डर्मिस से। ठीक है, पहले एक्टोडर्म मेसोडर्म थी, उसने आगे जाके डर्मिस को बनाया, डर्मिस ही फिर टीथ को बना रही है आगे चलकर। इनेमल पार्ट डिवेलप्स फ्रॉम एक्टोडर्म और एपिडर्मिस। ठीक है, इनेमल पार्ट किससे बनता है, इनेमल पार्ट बनता है एक्टोडर्म से, एपिडर्मिस से, और जो ज़्यादातर टीथ का पार्ट है वो बन गया डर्मिस से। ठीक है,
इन ह्यूमन टीथ ऑफ अपर जो आर कनेक्टेड विथ मैक्सिला बोन। अब ऊपर वाले जो टीथ हैं वो किससे कनेक्टेड हैं? वो मैक्सिला से कनेक्टेड हैं। बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक गलत बता दिया, उसको मैं करेक्ट करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि मूवेबल बोन जो हमारे जो में है वो एक ही है, ठीक है, लोअर जो की बोन, जिसका नाम मैंने आपको मैक्सिला बता दिया था, जबकि वो मैक्सिला नहीं मैंडिबल है, सॉरी वो क्या है, मैंडिबल है, याद रखना है आपको, ठीक है ना, मैंडिबल। ऊपर वाली मैक्सिला है, नीचे वाली मैंडिबल है। तो ह्यूमन में जो ऊपर वाली जो बोन है जिसमें अपर टीथ कनेक्ट जो एम्बेडेड है वो मैक्सिला है, और नीचे वाली जो है जिसे मैंडिबल या डेंटरी बोन कहते हैं, ठीक है ना, मैंडिबल या फिर डेंटरी बोन भी कहते हैं, डेंटरी बोन। अब ये चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ रखी हैं, क्या है? ह्यूमन डेंटेशन इज हेटेरोडोंट, डाइफाइडोंट एंड थिकोडोंट। ह्यूमन डेंटेशन इज हेटेरोडोंट, डाइफाइडोंट एंड थिकोडोंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हेटेरो, हेटेरो मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो हमारा जो टीथ पैटर्न है उसमें अलग अलग 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, सभी को पता है। एक इंसीजर होते हैं, एक कैनाइंस होते हैं, एक प्रीमोलर्स होते हैं और एक मोलर्स होते हैं। अलग अलग टाइप की टीथ प्रेजेंट है ना, इसलिए नाम आ गया हेटेरोडोंट। टीथ आर ऑफ डिफरेंट काइंड। फिर यदि नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइफाइडोंट, तो देखिए डाइफाइडोंट में क्या आता है? डाइफाइडोंट में आता है डाई, डाई मीन्स क्या होता है? 2, टीथ, डोंट मीन्स टीथ। तो जब हमारी जो बॉडी लाइफ टाइम है, इस लाइफ टाइम में टीथ जो है वो 2 टाइम्स ओरिजिनेट होते हैं, 2 टाइम्स डेवलप होते हैं। एक पर मिल्क टीथ आते हैं ना, पहले दूध के दांत जो फिर गिर जाते हैं बचपन में, है ना, दूसरे परमानेंट टीथ। तो डाइफाइडोंट में क्या है? टीथ डिवेलप्स ट्वाइस इन लाइफ ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की लाइफ में टीथ जो है 2 बार डिवेलप होते हैं, इसलिए इसे डाइफाइडोंट कहा जा रहा है। उसके बाद आता है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मीन क्या है? हमने पढ़ा ना कि जो टीथ हैं वो हमारी जो बोन्स हैं, मैक्सिला और मैंडिबल बोन, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये मैक्सिला बोन है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? ऐसे छोटे छोटे सॉकेट्स होंगे टीथ बोन में, और इन सॉकेट में क्या है कि टीथ जो है वो एम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है। टीथ जो है वो इसमें एम्बेडेड रहता है, धंसा हुआ रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं थीकोडोंट। टीथ आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इन डाइफाइडोंट अरेंजमेंट द टीथ which originates first are called milk teeth and other set is called permanent teeth। पहले जो आए वो मिल्क टीथ थे, सेकंड पे जो आए वो परमानेंट टीथ है, ठीक है। ह्यूमन में मिल्क टीथ का नंबर कितना होता है? 20। मिल्क टीथ का नंबर कितना होता है? 20। परमानेंट टीथ का तो सभी को पता होगा, कितना होता है परमानेंट टीथ का? पता है क्या बेटा? वेरी गुड, 32, ठीक है। तो मिल्क टीथ 20 एंड परमानेंट टीथ जो है वो 22। अब मिल्क टीथ में कौन से नहीं होते? प्री मोलर्स जो हैं एंड मोलर्स आर एब्सेंट इन मिल्क टीथ, ठीक है ना। प्री मोलर एंड मोलर्स, सॉरी प्री मोलर्स जो हैं, टाइपिंग में मिस्टेक रहा, प्री मोलर्स जो हैं वो मिल्क टीथ में नहीं प्रेजेंट होते, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको काट देना है, क्या? मोलर्स वाला, सिर्फ प्री मोलर्स नहीं होते, प्री मोलर्स जो है वो मिल्क टीथ में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इन मैमल्स टीथ आर ऑफ फॉलोइंग 4 टाइप। टीथ कितने टाइप के होते हैं मैमल्स में? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सबसे आगे वाले जो हैं, ठीक है, जो छेनी की तरह होते हैं ना एकदम शार्प, इन्हें इंसीजर्स कहते हैं। इंसीजर्स जो है उनका फंक्शन क्या है? नेविंग, मतलब कटिंग के लिए, काटने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। और इंसीजर्स किस में ज़्यादा डेवलप्ड होंगे? रोडेंट्स, जो एनिमल्स होते हैं जैसे चूहे, इनमें आपको जो इंसीजर्स हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड मिलेंगे। कैनाइंस, कैनाइंस जो हैं वो टीयरिंग एंड पियर्सिंग, चीर फाड़ के लिए होते हैं। अब चीर फाड़ करने का काम कौन करते हैं? कार्निवोर्स ज़्यादा करते हैं, इसलिए कार्निवोर्स एनिमल्स में आपको कैनाइंस टीथ जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स जो होते हैं उनका जो फंक्शन है वो क्या रहता है? उनका फंक्शन रहता है च्युइंग ऑफ फूड के लिए, जो लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन ये आता है आपसे डेंटल फॉर्मूला का,
पहले तो डेंटल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या है, देखिए, द काइंड एंड नंबर ऑफ टीथ आर एक्सप्लेन्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। जब टीथ का टाइप और टीथ के नंबर को जब आप फॉर्मूला में एक्सप्लेन करते हो तो उसे आप डेंटल फॉर्मूला कहते हो। डेंटल फॉर्मूला एडल्ट में हमने अभी पढ़ा कि एडल्ट में 32 जो टीथ होते हैं, तो 32 का मीन्स क्या, अब यहाँ पे फॉर्मूला ये आ गया है, देखिए कैसे, इंसीजर 2/2, कैनायंस 1/1, फिर प्रीमोलर्स 2/2, उसके बाद मोलर्स 3/3, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम लिखें तो 2123 अपॉन 2123। ठीक है, अब देखिए 2123 टोटल कितना हो गया, 8, नीचे भी 8, 2123 एंड 2123, तो टोटल ऊपर भी 8 नीचे भी 8, टोटल 16। अब ये हाफ साइड का ही है, ये हाफ पार्ट का है, जब आप इसको कंप्लीट करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन जो टीथ है या डेंटल फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, 2123 अपॉन 2123। लेकिन यदि टीथ जो फॉर्मूला है यदि चाइल्ड्स में आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, 2102 अपॉन 2102। ठीक है, कितने हुए ये टोटल 20। क्यों, क्योंकि प्री मोलर्स जो हैं वो प्रेजेंट ही नहीं हैं। मोलर्स कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं हुए हैं, लेकिन प्री मोलर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में आप देखिए, टीथ जो है उसको हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हमारे पास आता है रूट। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो इतना पार्ट है जो बोनी सॉकेट में फिक्स है, जो धंसा हुआ है अंदर सॉकेट के अंदर, उसे हमने ये इस वाले पार्ट को हमने रूट कह दिया। नेक जो है, जो मिडिल पार्ट है, जो मसूड़ों से घिरा हुआ है, गम्स से घिरा हुआ है, ये यहाँ पर आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये गम्स है। तो गम्स वाला जो पार्ट है, जो गम्स के अंदर जो पार्ट प्रेजेंट है वो नेक है, सॉकेट में जो धंसा हुआ है वो रूट है, और ऊपर की तरफ जो निकला हुआ है वाइट कलर पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं, क्राउन। टीथ के 3 पार्ट्स हो गए, रूट, नेक, क्राउन। रूट जो बोनी सॉकेट जो उसमें फिक्स है, नेक जो है वो मिडिल पार्ट है, गम्स से सराउंडेड है, और क्राउन जो है वो अपर पार्ट है, रेजिंग अबो गम्स। 3 पार्ट्स में हमारा जो टीथ है वो डिवाइडेड है। और टूथ इज फॉर्म्ड बाय बोन लाइक हार्ड डेंटिन। टूथ किससे बना हुआ होता है, डेंटिन से। हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ना बेटा, आपको ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, डेंटिन है। ठीक है ना, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ये डेंटिन है यहाँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, डेंटिन। तो डेंटिन से मिलकर मैनली टूथ जो है वो बना हुआ होता है। टूथ इज फॉर्म्ड बाय बोन लाइक हार्ड डेंटिन। Crown is covered by a hard substance called enamel. Crown is covered by a hard substance called enamel. Crown एक hard substance से covered रहता है जिसे enamel कहते हैं। और enamel जो है वो एनिमेलिया किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। एनिमेलिया किंगडम में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, इनेमल है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वापस से आ गया है, क्या, इनेमल को बनाने का काम कौन करती है, इनेमल को बनाने का काम एमियोब्लास्ट सेल्स करती है। इनेमल को प्रोड्यूस करने का, इनेमल को फॉर्म करने का फंक्शन कौन करती हैं, एमियोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो इनेमल को प्रोड्यूस करने का वर्क करती है। क्लियर है सभी के? ठीक है, अब देखिए, डेंटिन के बारे में हमने पहले ही बात कर ली है कि हार्ड डेंस बोनी टिश्यू फॉर्मिंग द बल्क ऑफ टूथ। टूथ का जो मेन पार्ट जो बनाता है वो डेंटिन है। बिनेथ द इनेमल, इनेमल के नीचे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब डेंटिन कवर्स ए कैविटी। डेंटिन जो है वो उसके बीचों बीच एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, उस कैविटी को हम पल्प कैविटी कहते हैं। डेंटिन के
बीचों बीच या डेंटिन एक कैविटी को चारों तरफ से गहरे रहता है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। पल्प कैविटी में क्या प्रेजेंट रहता है? पल्प कैविटी कंटेन्स ओडोंटोब्लास्ट, ब्लड वेजल्स एंड नर्व फाइबर्स। पल्प कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है? ओडोंटोब्लास्ट प्रेजेंट है, ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है एंड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। ओडोंटोब्लास्ट क्या करती है? ओडोंटोब्लास्ट जो है वो डेंटिन को बनाती है, और डेंटिन किसको बना रहा है? टीथ को बना रहा है ना। ओडोंटोब्लास्ट किसको बना रही है? डेंटिन, और डेंटिन ही तो क्या है? टीथ है। तो ओडोंटोब्लास्ट से रिलेटेड भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आ गया। क्या आ गया? टीथ को बनाने का जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? ओडोंटोब्लास्ट। अब आपने देखा होगा हमारी जो एक एज लिमिट होती है तब तक टीथ ग्रो करते हैं, उसके बाद टीथ ग्रो नहीं करते। क्यों? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ओडोंटोब्लास्ट टूथ इंक्रीजेज इन साइज। ओडोंटोब्लास्ट की एक्टिविटी के कारण टीथ जो वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब आफ्टर ए पर्टिकुलर एज जनरली इट बिकम्स इनएक्टिव एंड डेवलपमेंट ऑफ टूथ स्टॉप्स। अब एक पर्टिकुलर एज के जाने के बाद ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो इनएक्टिव हो जाती है, और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जब इनएक्टिव हो जाती हैं तो जो टीथ है, जो डेंटिन है, इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा था? ओडोंटोब्लास्ट सेल कर रही थी। अब जब ओडोंटोब्लास्ट सेल ही रुक गई है तो टीथ का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी के? फिर आता है बेसल पार्ट ऑफ टूथ हैव ए पोर। जो टूथ का बेसल पार्ट, जो ये नीचे वाला पार्ट जो ना बेटा, ये वाला पार्ट, इसमें नीचे की तरफ यहाँ पोर्स प्रेजेंट है। टीथ के बेसल पार्ट में पोर्स प्रेजेंट हैं। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? एपिकल पोर और एपिकल फोरामेन। ठीक है। अब एपिकल पोर और एपिकल फोरामेन से होकर ही जो ब्लड वेजल्स हैं, जो नर्व जो है नर्व्स, ये टूथ में एंटर करती हैं। ठीक है। टूथ में एक पोर है जिसे एपिकल पोर या एपिकल फोरामेन कहते हैं, और उस टीथ की हेल्प से ही ब्लड वेजल्स और नर्व्स जो हैं वो टीथ में एंटर करती हैं। क्लियर है सभी के? चलिए, ये टूथ का पार्ट हुआ। अब बेटा आज की क्लास में हम इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आई होप आज का जो वीडियो है वो सभी को पसंद आया होगा। आज जो बातें आपको मैंने बताई है वो सबको समझ आई होंगी। तो आज का बेटा वर्क आपका यही रहेगा कि आप इस चैप्टर को, इस जो आज आपको ये जो टॉपिक करवाया है इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं जिनको हम सिंपल मान लेते हैं लेकिन एग्जामिनर इंपॉर्टेंट मान लेता है। तो इन क्वेश्चंस को आपको अलग से हाईलाइट कर कर लिखना है। बहुत ही केयरफुल रहना है इन क्वेश्चंस पर। यदि आप अपने आप को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, यदि आप डॉक्टर का सपना देख रहे हैं, यदि आप नीट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं इनको अपने माइंड में रखिए, इनके लिए केयरफुल रहिए। जो आपका स्टडी है उसके लिए केयरफुल रहिए। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज के लिए अलविदा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रहेंगे साथ। तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।